Good morning, everyone. Today we are going to discuss our next theory for the magnetism, and that is known as domain theory of ferromagnetism. लास्ट हमने डायमैग्नेटिक के लिए थ्योरी को डिस्कस किया था, उसके बाद पैरामैग्नेटिक के लिए थ्योरी को डिस्कस किया था। ये जो दोनों थ्योरीज हमने डिस्कस करी ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों की दोनों, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि डायमैग्नेटिक जो है वो डाया की तरह कैसे बिहेव करता है, और पैरामैग्नेटिक को हमने बाद में प्रूव करा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ससेप्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के होती है। ठीक है, डायमैग्नेटिक में हमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि नेगेटिव रहता है हमारा। पैरामैग्नेटिक में हमने ससेप्टेबिलिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करा। इन दोनों थ्योरीज के अंदर हम एक चीज़ कॉमन लेकर के चल रहे थे, वो ये कि जब हम डायमैग्नेटिक थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया, फिर या दूसरे को इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया, इनका आपस में इंटरेक्शन डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, होता भी नहीं, एक तरीके से मान करके हम चल रहे थे। कंसिडर यही किया था हमने कि देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स और नेबरिंग डाइपोल्स। ऐसे ही हमने पैरामैग्नेटिक, हमने इसके लिए गैस को एजम्प्ट किया था एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के लिए। तो ये भी हम मानकर चल रहे हैं जितने भी गैसियस एटम हैं उन सब के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर किसी की डायरेक्शन इस तरीके से है, किसी की अपोजिट है, तो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ओवरऑल वो लिंक बना सकते हैं कि टोटल जीरो हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो हम फेरोमैग्नेटिक के लिए थ्योरी को डिस्कस करेंगे दैट इज़ ए क्वाइट डिफरेंट थ्योरी फ्रॉम डाया एंड पैरा। यहाँ हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते रहे, उसको सोल्व करते रहे, यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, साथ में हमने इसको जो है सिर्फ अजम्पशन मान करके ही प्रूव करना है। तो ये जो थ्योरी है फेरोमैग्नेटिज्म की, इसको हम डोमेन थ्योरी का नाम देते हैं, क्योंकि ये डोमेन के ऊपर बेस्ड है। डोमेन्स को भी बताएंगे क्या होते हैं साथ के साथ। तो ये मान के चलें पहले हम कि फेरोमैग्नेटिज्म में, जैसे इसमें हमने माना कि नेबरिंग में कोई इंट्रैक्शन नहीं था डाया में और पैरा में, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इंट्रैक्शन होगा इन सभी एटम्स के बीच में आपस में, यानी एक एटम अगर हमारे पास है, ये दूसरा एटम है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल है, उनके बीच में एक इंट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड का मतलब ये कि अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे। तो एजम्पशन क्या करी हमने, there is an interaction between the neighboring atomic magnetic dipoles, और ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, ठीक है, ये एक्सप्लेन होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, ये नई मैकेनिक्स है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इस चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन की बात हो रही है जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिस्कस करेंगे, इसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एटम्स होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इंट्रैक्शन इज नेम्ड एज स्पिन एक्सचेंज इंट्रैक्शन कपलिंग। ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, इस एक्सचेंज को हमने नाम दे दिया है स्पिन एक्सचेंज इंट्रैक्शन कपलिंग। ठीक है, एंड ये तब भी प्रेजेंट होता है फेरोमैग्नेटिक में जब तक हम बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करें या ना करें, तब भी प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी दो एटम्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है जिसको हमने नाम दिया है स्पिन एक्सचेंज इंट्रैक्शन कपलिंग का, वो तब भी प्रेजेंट है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये होता किस तरीके से है। ये है क्या चीज़ स्पिन एक्सचेंज इंट्रैक्शन। जैसे सपोज करो हमारे पास जो है ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के डाइपोल्स जिस एक डायरेक्शन में है उनको हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया लाइक दिस। ठीक है,
ये सारे एक जगह इकट्ठा कर दिए हमने इस तरीके से। इनके मैग्नेटिक डाइपोल्स इस तरीके से हैं तो हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिए ये, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, इनको हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। और हम इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स जिनके मैग्नेटिक डाइपोल्स एक जैसे हैं, हम उन सभी को जो है एक पोजीशन दे रहे हैं। Now you can see that there are number of atoms having the dipoles, and one more thing you can see कि यहाँ जितने भी एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं कि जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल हैं, जैसे अब हमारे पास बहुत सारे एटम होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, बहुत सारे एटम्स, ठीक है, उन सब के इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे मैग्नेटिक डाइपोल्स मोमेंट। अब मैंने क्या करा, जो एक जैसे डायरेक्शन के थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये इस रेंज के अंदर ये एक जैसे थे, एक डायरेक्शन में इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही इनको एक डायरेक्शन को नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। दूसरी चीज़ ये भी आप ध्यान से देखें कि ये जो सारे एक जैसे हैं और ये जो सारे एक जैसे हैं, ये अलाइनमेंट में डिफरेंट हैं, अलाइनमेंट में डिफरेंट है। ऐसे ही ये सारे एक जैसे अलाइनमेंट में और ये सारे अपोजिट हैं। अगर हम इन सब को देखें तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। यानी सारे कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड जब तक हम अप्लाई नहीं करते बाहर से, इस टाइम इसके अंदर जो इंट्रैक्शन है सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का, वो जीरो बन जाता है, टोटल न्यूट्रल कर देते हैं इफेक्ट को, ठीक है। आपस में इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ, या ये इसके साथ, अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, अगर सिर्फ एक रेंज को लें, एक वॉल को लें, एक रीजन एरिया को लें, एक एरिया को लें, तो उनमें सबका एक जैसा है। ऐसे ही इसके अंदर एक जैसा है। तो ये जो एक जैसे हैं, जो सारे हमने एक रेंज में एक वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा करे हैं, इनको हमने डोमेन का नाम देना है। तो डोमेन क्या है? ए डोमेन इज ए रीजन, वो जगह है, वो स्पेस, वो एरिया है इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद इन विच नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस एटम्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी वो रीजन, वो एरिया, वो स्पेस, वो वॉल्यूम जिसके अंदर मैग्नेटिक एटम्स एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। और इसीलिए इस थ्योरी को हम डोमेन थ्योरी का नाम देते हैं। यानी डोमेन वो जगह हो गई जहां पर एक जैसे सारे एटम्स रहते हैं, ठीक है। आपने जैसे कभी कभी नाम सुना होगा कि एरिया वाइज जो है वो सेक्टर कटे होते हैं। सेक्टर जैसे हमने ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, इस तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 का मतलब क्या है? सारे मकान वहाँ एक जैसे बन रहे हैं। टाइप 2 में सारे मकान एक जैसे होंगे, टाइप 3 में सारे एक जैसे होंगे। तो जो सारे एक जैसे एक जगह रख दिए हैं, उन एक जगह जहाँ पर रख दिए हैं उसको हमने डोमेन का नाम दिया है। दिस इज नोन एज डोमेन। ये एक अलग डोमेन है, ये एक अलग डोमेन है। इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है ये एक दूसरे के इफेक्ट को अभी कैंसिल आउट कर रहे हैं सारे। और नेट कितना हो रहा है? यहाँ पर 0 हो रहा है। अभी अगर हम साइज की बात करें तो ये जो डोमेन होते हैं ये लगभग जो है वो साइज में 10⁻⁻8 से -13 मीटर क्यूब में होते हैं, वॉल्यूम की अगर हम बात करें। और एक डोमेन के अंदर लगभग 10⁻15 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हो सकते हैं। या तो मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं? लगभग 10⁻15 मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, ठीक है। तो 10⁻15 मैग्नेटिक डाइपोल एक के अंदर हो सकते हैं। और इनका साइज कितना हो सकता है? -8 से -13, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम इस सारी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखें कि जितने भी डोमेन्स यहाँ पर बनाए हैं वो इस तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने कि वो इफेक्ट को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और जब इफेक्ट कैंसिल आउट होगा तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड अप्लाई नहीं किया है अभी, कितना है यहाँ पर? 0 है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर मैंने एक वॉल या एक बाउंड्री बना दी है,
ठीक है, ये जो वॉल या बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली नेम्ड एज वॉल एनर्जी, दैट इज नोन एज वॉल एनर्जी। वॉल एनर्जी जैसे मान लिया हमारे पास ये एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है, ये छठा एटम है, ये सातवां एटम है, ये आठवां एटम है, ये नौवां एटम है, 10वां, इस तरीके से। अब आप देखें इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम इसको और इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो धीरे धीरे ये डिफरेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने क्या करा कि जो सारे के सारे एक जैसी रेंज के आते थे उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, और जो एनर्जी इन सब को एक जगह इकट्ठा करके रखती है उस एनर्जी को हमने नाम दे दिया वॉल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से वॉल एनर्जी का काम कर रही है। अब जब ये दूसरी तरीके के डायरेक्शन आ गए, यानी कि ये सारे आ गए, तो ये सारे एक एनर्जी में आ गए, वॉल एनर्जी में, ये सारे एक वॉल एनर्जी में आ गए, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि अब हमारे पास जितने भी हमारे पास डोमेन्स आए हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है, और सब अलग अलग एनर्जी से डिफ्रेंशिएट हैं। इन सब को हमने नाम दे रखा है वॉल एनर्जी का। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, रैंडमली ओरिएंटेड है और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इनका, 0 है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अब सिचुएशन ये बन गई, अब मैं उन डोमेन्स को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 3 डायग्राम यहां पर मैं शो कर रहा हूं आपको। नाउ यू कैन सी दैट अब मैंने उस डोमेन को 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बहुत सारे थे, बस मैंने उसको 4 में ही डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस डोमेन की डायरेक्शन इस डोमेन की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो ये इसका इफेक्ट कैंसिल कर देगा। इस डोमेन की डायरेक्शन इस डोमेन की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो ये इसका इफेक्ट कर देगा कैंसिल। और टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस टाइम कितना है हमारे पास, 0 है, यानी ये 0 है। और ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर बगैर फील्ड में रखे हुए सिंपल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं इस डायरेक्शन में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में है ऑलरेडी, तो क्या होगा कि इसका साइज बढ़ जाएगा। इसका साइज बढ़ने का मतलब ये है कि इसके अंदर इस रेंज में, इसकी रेंज में जितने एटम्स आते थे उन सब के लिए हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से, यानी इसका साइज बढ़ गया, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, इसका साइज और छोटा हो गया और इसका साइज भी रिड्यूस हो गया हमारे पास। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई करा तो इस डायरेक्शन वाले डाइपोल्स की संख्या बढ़ती चली गई और इसीलिए इस डोमेन का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो फील्ड को अप्लाई करते हुए जो थोड़े थोड़े तिरछे हो रखे हैं ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो सारे के सारे एक रेंज में आने शुरू हो जाएंगे। और जब ये सारे एक रेंज में आ जाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर साइज था, ये साइज अब बढ़कर कैसा हो गया, इतना हो गया। तो इस तरीके से यानी इस डायरेक्शन वाले जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स थे उन सब का साइज बढ़ता चला गया और वो सारे के सारे डोमेन में इस रेंज में आते चले गए। बाकी सब का साइज क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दिया यहाँ, स्ट्रॉन्ग, तो ये साइज जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि ये साइज ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ यू कैन सी दैट दिस मैग्नेटिक डाइपोल रोटेशन आल्सो चेंजेस एंड यू कैन सी डाइपोल्स इंक्रीजेस इन द रेंज ऑफ द डायरेक्शन। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तब तक वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0। जैसे ही फील्ड अप्लाई करा डाइपोल्स की रेंज बढ़ गई, उनके जो अपोजिट में थे, जो नहीं थे साइज डायरेक्शन में, उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और जो थे उनका वॉल्यूम बढ़ता चला गया, ये नॉट इक्वल टू 0। और जब हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो अगेन इंटेंसिटी 0 नहीं रहेगी यहाँ, अब ये भी मूव होने शुरू हो जाएंगे।
अब देखो ये इस डायरेक्शन में था, यहाँ जैसे ही स्ट्रॉन्ग अप्लाई हुआ तो ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये नीचे की तरफ था, इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज हो गई, और ये इस डायरेक्शन में था, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम इसको 2 पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द वॉल्स डोमेन मूव्ड, वॉल्स जो हैं वो मूव होनी शुरू हो गई। ठीक है, वाल कैसे मूव होनी शुरू हो गई, पहले ये वाल थी इसकी, अब वाल ये होनी शुरू हो गई। एंड डोमेन्स हुज मैग्नेटिक मोमेंट्स आर पैरेलल आर ग्रो इन साइज, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थे वो साइज में ग्रो करना शुरू कर गए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग अप्लाई करते हैं तो टॉर्क आना शुरू हो जाएगा उन मैग्नेटिक डाइपोल्स मोमेंट के बीच में जो डायरेक्शन में नहीं है। When the magnetic field applied is strong, it exists a torque on the magnetic dipoles of domains carrying rotate slightly towards the direction of field. वो उस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देंगे जिस डायरेक्शन में हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन के ऊपर बेस्ड होकर के हमने सारा इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जो है, ठीक है, हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक है, इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं ये वापस उसी डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी थे, लेकिन सारे के सारे नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हमने इसको हीट करा और इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो वापस अपनी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, तो जिस टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है वो क्यूरी टेम्परेचर है। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज करते चले जाते हैं, लूज कर देते हैं, और जब वो अपना फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक में बदल जाते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पर अलाइनमेंट मैग्नेटिक डाइपोल के डिस्टर्ब हो जाए और वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्यूरी टेम्परेचर का। दैट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जा सकता है। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच अलाइनमेंट डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई और वो फेरोमैग्नेटिक की बजाय पैरा में चेंज हो जाए तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा? क्यूरी टेम्परेचर होगा। आयरन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारी थी आपकी डोमेन थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही लेक्चर का काम है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आप प्रिपेयर करते रहें अपने नोट्स, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साथ के साथ। ठीक है, असाइनमेंट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को किसी पॉइंट में, टॉपिक में दिक्कत आती है तो वो पूछते रहें। थैंक यू।